जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं दो मूर्ख चोर की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कई वर्षों पहले की बात है। भारत के एक छोटे से परंतु समृद्ध राज्य में एक राजा राज्य करता था, जो भले और न्यायप्रिय तो था, परंतु अत्यधिक भोला भी था। राजकाज की जिम्मेदारी अक्सर उसके चतुर और दूरदर्शी मंत्री पर ही आ टिकती थी। इस मंत्री की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। वह न केवल राजनीति में निपुण था, बल्कि जीवन के व्यवहारिक ज्ञान का भी गहरा पांडित्य रखता था। वह अक्सर कहा करता, राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति न सेना है, न खजाना, बल्कि जनता का विवेक और शासन की बुद्धि है। एक दिन दरबार में मंत्री ने घोषणा की कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की परख के लिए एक गुप्त योजना बनाई जाएगी। कोई नहीं जानता था कि मंत्री आखिर किस योजना की बात कर रहा है। राजा भी हैरान था, लेकिन मंत्री पर उसे पूर्ण विश्वास था। इधर से कथा मोड़ लेती है। राज्य की सीमा से दूर दो मूर्ख चोर एक गांव में रहते थे, धप्पू और लप्पू। दोनों को चोरी का भूत तो सवार था, पर उनमें अक्ल की भारी कमी थी। धप्पू को लगता था कि अगर वह चमकीले कपड़े पहनकर चोरी करे तो लोग उसे रजवाड़ा समझकर पकड़ेंगे नहीं। और लप्पू की तो मान्यता थी कि चोरी के समय जितना ऊंचा चिल्लाओ, उतनी जल्दी सब डर के मारे भाग जाते हैं। दोनों ने अब तक मिलकर 10 बार चोरी करने की कोशिश की थी और हर बार पकड़े गए थे। कभी कुत्तों ने दौड़ा लिया, कभी बच्चे लठ लेकर पीछे पड़ गए, और एक बार तो उन्होंने गांव के मुखिया के घर से चोरी की कोशिश की, जिसे उन्होंने मंदिर समझ लिया था। इस बार उन्होंने तय किया कि अब वे किसी छोटे मोटे गांव में नहीं, बल्कि सीधे राजधानी जाकर कोई राजसी चोरी करेंगे। लप्पू ने कहा, भाई धप्पू, अगर बड़ी चोरी करनी है तो बड़े आदमी बनना होगा। हम राजधानी जाएंगे और राजा का ताज ही चुरा लेंगे। धप्पू ने आंखें फैलाकर कहा, क्या बात है, हम इतिहास में अमर हो जाएंगे। और इसी तरह की मूर्खता भरी मस्ती में दोनों निकल पड़े राजधानी की ओर। उधर मंत्री को जैसे किसी देवदूत ने आकर ये खबर दी हो। वह पहले से ही कुछ ऐसा ही इंतजार कर रहा था। उसके गुप्तचरों ने सूचित किया कि दो अजीबोगरीब आदमी राजधानी में दाखिल हुए हैं। एक ने पंखों वाली टोपी पहनी है और दूसरा नंगे पांव जय चोरी महाराज की बोलते हुए गलियों में घूम रहा है। मंत्री मुस्कुराया। उसने निश्चय कर लिया, इन्हीं दो मूर्ख चोरों के जरिए वह अपनी सुरक्षा योजना की परीक्षा लेगा। चोर राजधानी में पहुंचते ही हैरान रह गए। ऊंची ऊंची इमारतें, पहरेदारों की कतारें, झिलमिलाते महल और अनगिनत सैनिक। धप्पू ने फुसफुसाते हुए कहा, इतना सब तो हमने सपने में भी नहीं देखा। लप्पू ने उत्तर दिया, तो क्या हुआ, अब तो हम सपनों के भी चोर हैं। मंत्री ने जानबूझकर यह प्रचार करवा दिया कि राजमहल में एक ऐसा खजाना रखा गया है जो सदियों से किसी ने नहीं देखा। यह खबर जब चोरों के कानों तक पहुंची तो उनका लालच और बढ़ गया। वे सोचने लगे, अगर ये खजाना हम ले जाएं तो हम दोनों अमीर हो जाएंगे। कोई हमें मूर्ख नहीं कहेगा, बल्कि चमत्कारी चोर कहा जाएगा। रात को दोनों चोर राजमहल की ओर निकल पड़े। महल के चारों ओर घना पहरा था, लेकिन उन्हें रास्ता दिखाने वाला मिल गया। एक अजनबी बूढ़ा, जो असल में मंत्री का भेजा हुआ गुप्तचर था। वह चोरों को एक गुप्त सुरंग की ओर ले गया और कहा, यही रास्ता है उस रहस्यमयी खजाने तक। लेकिन ध्यान रखना, अंदर बहुत सी रहस्यमयी चीजें होंगी। जो चीज तुम्हें सबसे साधारण लगे, वही असली खजाना होगी। अब यहां मूर्ख चोरों की मूर्खता असली खेल खेलने लगती है। जैसे ही वे अंदर घुसे, वहां उन्हें एक चमचमाता सिंहासन मिला, जिस पर लिखा था, ये राजा का ताज रखने का स्थान है। धप्पू बोला, ताज तो यहां नहीं है, कहीं राजा सिर पर लेकर सो तो नहीं रहा। लप्पू ने कहा, तो चलो राजा को उठाकर देख लेते हैं। इसी बीच मंत्री ने भीतर कांच की दीवारों में जादुई आईने लगवा रखे थे, जो बोल सकते थे। जैसे ही दोनों चोर आगे बढ़े, एक आईना बोल उठा, मूर्ख चोरों, क्या तुम सच में चोर हो या किसी तमाशे का हिस्सा? चोर डर गए, लेकिन फिर हिम्मत करके बोले, हम चोर हैं, महान चोर, और हम राजा का खजाना चुराने आए हैं। आईना हंस पड़ा और बोला,
तो पहले बुद्धि का दरवाजा पार करो। जवाब दो, ऐसा क्या है जो जितना खाली होता है उतना ही ज्यादा आवाज करता है? धप्पू ने सिर खुजाया। लप्पू ने सोचा और फिर बोला, ढोल। आईना अचानक शांत हो गया और एक दरवाजा खुल गया। अब चोर समझने लगे कि यहां हर दरवाजा किसी पहेली से खुलता है। उन्हें लगा, हम तो बहुत बुद्धिमान हैं। लेकिन वो नहीं जानते थे कि मंत्री हर जगह उनकी हरकतें देख रहा था और दरअसल उन्हें धीरे धीरे ऐसे रास्ते पर ले जाया जा रहा था जहां राजा की सुरक्षा नहीं, बल्कि एक सीख छिपी थी। अंत में वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। वहां एक लकड़ी का बक्सा रखा था जिस पर लिखा था, जिसे खोलने से पहले तुम खुद को समझ जाओ, वही असली चोर कहलाएगा। धप्पू ने कहा, इसका क्या मतलब हुआ? लप्पू बोला, शायद इसमें शीशा है, खुद को देखना है। उन्होंने जैसे ही बक्सा खोला, वाकई उसमें एक आईना था और साथ में एक पत्र पड़ा था जिसमें लिखा था, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो तुम मूर्ख नहीं, जिज्ञासु हो। पर अगर तुम इस आईने को देखकर भी खुद को नहीं समझ पाए तो तुम्हारी मूर्खता ही तुम्हारा असली खजाना है। चोर समझ ही नहीं पाए कि यह तारीफ है या ताना। उसी वक्त मंत्री दरवाजे से प्रकट हुआ, हाथ में मशाल लिए। चोर डर से कांपने लगे। मंत्री ने मुस्कुराकर कहा, डरो नहीं, आज तुमने कोई चोरी नहीं की, बल्कि अनजाने में राज्य की सुरक्षा की परीक्षा पास कर ली। और ये योजना सिर्फ यह देखने के लिए बनाई गई थी कि मूर्ख भी यदि सही दिशा में चले तो कुछ सीख सकते हैं। राजमहल में दो मूर्ख चोरों की अजीबो गरीब हरकतें अब एक दिलचस्प चर्चा बन गई थीं। मंत्री जानता था कि ये दोनों खतरा नहीं, बल्कि एक अवसर है मूर्खता को एक पाठशाला बनाने का। लेकिन अब खेल को और भी गहरा बनाने की जरूरत थी। तभी एक दिन मंत्री की पत्नी, जो स्वयं एक चतुर और सटीक योजनाकार थी, बोली, अगर इन दोनों को और परखना है तो इनकी सबसे बड़ी कमजोरी को और कुरेदो, लालच। मंत्री मुस्कराया, क्या सुझाव है? पत्नी बोली, राजा के बगीचे के पीछे जो पुराना कुआं है उसमें हम अफवाह गिरा देते हैं कि वहां किसी ने एक थैली में सोने के सिक्के छिपा रखे हैं। अफवाह ऐसे उड़ाई जाएगी जैसे कोई राजसी रहस्य हो जो किसी ने गलती से सुन लिया हो। मंत्री ने हामी भरी और यह अफवाह बड़ी सफाई से महल की नौकरानियों, बाजार के दुकानदारों और पान वाले तक पहुंचा दी गई। इधर धप्पू और लप्पू को कुछ दिनों से लग रहा था कि मंत्री उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दे रहा। उनका मन चोरी करने से ज्यादा अब कुछ बड़ा हासिल करने में लगने लगा था। और तभी उनके कानों में वो अफवाह पड़ी। कहते हैं कि राजमहल के पिछवाड़े वाले पुराने सूखे कुएं में राजा के पूर्वजों ने सोने की एक थैली छिपा रखी थी। किसी को मालूम नहीं, पर हाल ही में किसी ने वहां से रात को कुछ आवाजें सुनी हैं। शायद खजाना खुद पुकार रहा है। लप्पू की आंखों में चमक आ गई। धप्पू, क्या ये वही मौका नहीं जिसका हमें इंतजार था? धप्पू ने ठोड़ी सहलाते हुए कहा, सही पकड़े हो भाई। मंत्री का ध्यान तो अब हमारी तरफ है ही नहीं। ये मौका परफेक्ट है। उधर मंत्री की पत्नी हर दिन खिड़की से देखती और दोनों चोरों के हाव भाव पढ़ती रहती। जैसे ही उसने देखा कि दोनों कुएं की तरफ बार बार जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वह समझ गई, फंदा कस गया है। रात का अंधेरा गहराते ही धप्पू और लप्पू अपने पुराने अंदाज में एक लंबी रस्सी और टोकरी लेकर निकल पड़े। रास्ते में वे बेहद सावधानी से चल रहे थे, जैसे कोई बहुत गंभीर मिशन पर निकले जासूस हों। कुएं के पास पहुंचे तो देखा, वहां एक जंग लगी बाल्टी लटकी हुई थी। चारों ओर झाड़ झंखाड़, एक पुरानी टूटी बेंच और दीवारों पर चमगादड़ों के पुराने निशान। लप्पू बोला, यही है वह रहस्यमयी कुआं। लगता है जैसे खजाना अभी भी किसी को ढूंढ रहा हो। धप्पू रस्सी बांधते हुए बोला, चल, तू उतर, मैं ऊपर खड़ा रहूंगा। अगर कोई आया तो मुर्गे की आवाज निकालूंगा। लप्पू ने भौहें तानते हुए कहा, मुर्गा तो सुबह बोलता है। धप्पू बोला, तभी तो कोई शक नहीं करेगा। लप्पू कुएं में उतरा और थोड़ी देर बाद जोर से चिल्लाया, भाई, यहां सच में कुछ है। कोई कपड़े में लिपटी चीज है। धप्पू की आंखें फैलीं। क्या? लप्पू बोला, हां, भारी भी है, शायद सोने की थैली ही है। पर जैसे ही उसने उस चीज को पकड़कर जोर लगाया, अचानक चारों ओर से पानी की तेज धाराएं फूट पड़ीं।
कुएं के अंदर एक गुप्त यंत्र सक्रिय हो गया था, जो मंत्री की पत्नी ने पहले ही बनवाया था। पानी नहीं था, बल्कि हल्के धुएं और रंगीन भाप का एक भ्रमझाल था, जो किसी खजाने की रक्षा जैसी लगती थी। लप्पू घबरा गया और चिल्लाया, धप्पू, यहां खजाना नहीं, भूत है, मुझे निकाल। धप्पू रस्सी खींचने लगा, पर उलझ गया। और फिर, जैसे नाटक का तीसरा अंक चलता है, वहां अचानक मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ आ पहुंचे। मंत्री ने ठाका लगाकर कहा, अरे वाह, दो बहादुर चोर फिर से एक अफवाह के पीछे आ गए। धप्पू और लप्पू अवाक खड़े रह गए। मंत्री आगे बोला, ये कोई खजाना नहीं था, ये एक परीक्षा थी, ये देखने की कि तुम दोनों में क्या वाकई कुछ समझदारी आई है या नहीं। लप्पू धीरे से बोला, तो कुछ था ही नहीं। मंत्री मुस्कुराकर बोला, कुछ था जरूर, पर वो खजाना नहीं, तुम्हारा लालच था, जिसे मैंने कुएं में गिरा दिया था। राजा भी वहां आ गया और मंत्री की योजना की प्रशंसा की। उसने पूछा, मंत्री, अब क्या करें इन दोनों का? मंत्री ने उत्तर दिया, इन्हें एक अंतिम अवसर दिया जाए, लेकिन इस बार कोई अफवाह नहीं, एक असली जिम्मेदारी। इनसे कुछ ऐसा करवाया जाए जहां इन्हें किसी चीज को नहीं पाना, बल्कि बचाना हो, ताकि ये जान सकें कि चोर होना आसान है, लेकिन रक्षक बनना एक कला है। कुएं में हुई अफवाह और भाप के भ्रम से ढप्पू और लप्पू की हालत वैसे ही पतली हो गई थी, जैसे बारिश में भीगे कबूतर की। पर मंत्री ने सोचा कि अब समय है उन्हें एक असली जिम्मेदारी सौंपने का, एक ऐसी जिम्मेदारी जो उन्हें चोरी से चौकीदारी के रास्ते पर ले आए। राजा की सहमति के बाद मंत्री ने दोनों चोरों को बुलवाया। दरबार में जब दोनों पहुंचे तो मंत्री मुस्कुराते हुए बोला, धप्पू और लप्पू, तुमने राज्य की कई परीक्षाएं दे दी, वो भी अनजाने में। अब मैं तुम्हें एक विशेष कार्य देना चाहता हूं। धप्पू ने चौड़ा होकर कहा, सरकार, आप कहिए बस, हम जान भी देने को तैयार हैं। लप्पू तपाक से बोला, जान देने को नहीं, लेने को तैयार हैं। मंत्री ने सिर पकड़ लिया, फिर संयम से बोला, राज्य के बाहर एक पुराना शाही कुआं है, दूर जंगल में, जिसे विचित्र कुआं कहा जाता है। वर्षों से वहां कोई नहीं गया। कहते हैं, जो वहां जाता है, कुछ ऐसा लेकर लौटता है जो उसके जीवन को बदल देता है। चोरों की आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा, ये कोई रहस्यमय खजाना है। वहां जाकर देखो, मंत्री ने कहा। अगर कुछ मूल्यवान मिले तो राजकोष में जमा कराओ। अगर कुछ खतरनाक हो तो लौट आओ और बताओ। पर ध्यान रहे, यह परीक्षा है, तुम्हारी नीयत की, समझदारी की और धैर्य की। चोरों ने जोश में सिर हिलाया और निकल पड़े जंगल की ओर। रास्ते में लप्पू ने कहा, भाई, इस बार हमें कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा, हम तो सबक ले चुके हैं। धप्पू बोला, हाँ, अब हम अनुभवी चोर हैं। हमारी मूर्खता अब व्यवस्थित मूर्खता है। जंगल के अंदर वह विचित्र कुआं दिखा, बेहद पुराना, बेलों से ढंका, और उसके चारों ओर कुछ मूर्तियां बनी थीं, जो अजीब तरह से कुएं की तरफ देख रही थीं। चोरों ने रेंगते हुए पास जाकर देखा। कुएं में झांका तो गहराई का अंदाजा ही नहीं लग पाया, जैसे समय का कोई छेद हो। धप्पू बोला, अब मैं उतरता हूं, इस बार कोई धोखा नहीं खाना है। लप्पू ने रस्सी कसते हुए कहा, नीचे जाकर धीरे धीरे सब टटोलना, अगर थैली मिले तो घंटी बजा देना। धप्पू नीचे उतरा। घोर अंधेरा था। नीचे एक सूखा गोल फर्श था, वहां एक लकड़ी का संदूक रखा था। मिल गया, धप्पू ने चिल्लाकर कहा। लप्पू खुशी से नाचने लगा, इस बार तो हम अमीर हो गए, राजा के नवरत्न से सीधा खजांची बनेंगे। धप्पू ने संदूक खोला। भीतर था एक चमकदार लोटा और एक कागज की तह। उसने कागज खोलकर पढ़ा, जो तुमने पाया है वह एक पानी का लौटा है, साधारण नहीं, अपार। ये कभी खाली नहीं होता, पर यदि किसी लालची ने इसका उपयोग किया तो ये सब कुछ निगल जाएगा। धप्पू चौंका। उसने लोटे को उलटकर देखा। उसमें सच में पानी था, और बार बार उड़ेलने पर भी खाली नहीं हो रहा था। वह कूद पड़ा। लप्पू, ये कोई जादुई चीज है, ये तो खजाने से भी बड़ी चीज है। दोनों उस लोटे को लेकर राजधानी लौटे, खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। मंत्री ने पूछा, क्या मिला? धप्पू बोला, यह लोटा, जो कभी खाली नहीं होता। अब तो पानी की किल्लत राज्य में खत्म। मंत्री मुस्कुराया, बहुत अच्छा, पर इसे राजकोष में जमा करो।
लप्पू झिझकते हुए बोला, सरकार, क्या हमें इसे रखने का थोड़ा सा अवसर मिल सकता है? हम इसे बेचकर कुछ कमा सकते हैं, कम से कम एक बार। मंत्री ने उसी समय सख्ती से कहा, यही तुम्हारी परीक्षा थी। जब एक शक्ति तुम्हारे हाथ में आए, तब क्या तुम उसे राज्य के लिए समर्पित करोगे या अपने लिए छिपाओगे? दोनों चुप हो गए। मंत्री ने फिर कोमल स्वर में कहा, तुम्हारे पास अवसर है मूर्खता से सीखने का और समझदारी की ओर बढ़ने का। धीरे धीरे दोनों ने खुद को बदलना शुरू किया। लौटा उन्होंने मंत्री को सौंप दिया और एक वचन लिया, हमें अगली परीक्षा में फिर मौका मिलेगा ना? मंत्री ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी मूर्खता ही मेरी सबसे बड़ी योजना बन चुकी है। अगली परीक्षा तो और भी रोचक होगी, जब तुम पहरा दोगे और चोरी कोई और करेगा। राजमहल लौटने के कुछ ही दिन बाद मंत्री को लगा कि चोर अब धीरे धीरे समझदार बन रहे हैं, लेकिन उनकी लालच की जड़ें अभी भी जिंदा हैं। यही सबसे बड़ी चुनौती थी, और मंत्री जानता था कि जब तक वह उस लालच की जड़ को उखाड़ नहीं देता, तब तक इन दोनों की परीक्षा अधूरी रहेगी। एक सुबह दरबार में मंत्री ने एक नई घोषणा की, बिल्कुल साधारण आवाज में, लेकिन बड़ी गहराई के साथ। विचित्र कुएं में मिला लौटा असल खजाने की कुंजी मात्र था। पुराने शास्त्रों में लिखा है कि उस कुएं की गहराई में एक ऐसा कक्ष है जहां राजवंशों का गुप्त खजाना छिपा है, और उसकी रक्षा स्वयं पृथ्वी करती है। ये बात सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। राजा चौंका, मंत्री मुस्कराया, और वहीं पास खड़े धप्पू और लप्पू की आंखों में फिर वही पुरानी चमक लौट आई। लप्पू फुसफुसाया, भाई, हमने तो समझा था खेल खत्म हो गया, लेकिन असली खजाना तो अब शुरू हो रहा है। धप्पू धीरे से बोला, इस बार अगर मिल गया तो हम चोरी नहीं करेंगे, सीधा राजा से सौदा करेंगे। लप्पू ने कहा, हाँ, कह देंगे, हमें आधा दे दो और बाकी आप रख लो। मंत्री ने जानबूझकर दरबार में कहा, इस कुएं की खुदाई आसान नहीं, न जाने क्या क्या रहस्य छिपे हैं वहां। मैं तो किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकता। चोरों ने तपाक से हाथ उठाया, हमें सौंपिए यह काम सरकार, इस बार हम पूरे दिल से करेंगे। मंत्री ने नकली हिचकिचाहट दिखाते हुए हामी भर दी, ठीक है, लेकिन याद रहे, ये साधारण खुदाई नहीं, एक आध्यात्मिक परीक्षा है। धप्पू ने छाती ठोक कर कहा, हमने भूत देखा है, लौटा पाया है, और अफवाहों से भी लड़े हैं। अब हमें सिर्फ खुदाई करनी है। और इस तरह दोनों मूर्ख चोर बन गए, विशेष खुदाई अधिकारी। अगली सुबह वे दोनों फावड़ा, बाल्टी और खुद का बनाया हुआ खजाना ढूंढने वाला नकली नक्शा लेकर कुएं की ओर रवाना हुए। जंगल के बीच उस विचित्र कुएं के पास उन्होंने तंबू लगाया और एक चाय की केतली भी रख ली, क्योंकि खजाने की खोज से ज्यादा जरूरी है बीच बीच में चाय। खुदाई शुरू हुई। पहले दिन सिर्फ मिट्टी निकली, दूसरे दिन पत्थर, तीसरे दिन पुराना टूटा हुआ घड़ा जिसमें दो मरे हुए छिपकली निकली। धप्पू ने गुस्से में कहा, लगता है खजाना नहीं, झर का अड्डा बना दिया है यहां किसी ने। लप्पू ने समझदारी से कहा, नहीं नहीं, ये सब तो संकेत हैं। ये जितना अजीब निकलेगा, मतलब हम उतने करीब हैं। दिन बीतते गए। मंत्री चुपचाप सब देख रहा था। वह जानता था कि हर फावड़े की चोट के साथ चोरों का लालच थकावट में बदल रहा है, और उनकी सोच अब धीरे धीरे मजाक से परिश्रम की ओर खिसक रही है। पर एक दिन खुदाई के दौरान उन्हें लगा कि उन्होंने किसी ठोस चीज को छुआ है। लप्पू ने जोर से पुकारा, भाई, कुछ तो है। वे दोनों पागलों की तरह उस जगह को खोदने लगे, और वहां से एक भारी लोहे की पेटी जैसी चीज निकली, जंग लगी, टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन रहस्यमयी। ये रहा खजाना, उन्होंने लगभग नाचते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की, पेटी में से एक ढेर सारी राख निकली, और उसके भीतर एक तांबे की प्लेट जिस पर लिखा था, तुमने नीचे देखना चुना, ऊपर नहीं। खजाना मिट्टी में नहीं, मेहनत में था। अगर तुम्हारा पसीना सोना बन जाता तो तुम अब तक सबसे अमीर होते। धप्पू और लप्पू थम गए, उन्हें जैसे कोई गहरा झटका लगा हो। तभी पीछे से मंत्री प्रकट हुआ, मुस्कुराता हुआ, खुशामदीद मेरे प्यारे रत्नों, तुमने वो खुदाई पूरी कर ली जो आज तक कोई नहीं कर पाया, अपनी खुद की मूर्खता की। दोनों चुप रहे। पहली बार वे हंसे नहीं, कुछ बोले नहीं, बस बैठे रहे,
और उसी पल मंत्री ने देखा, पहली बार उनमें एक चिंगारी जगी थी जो अब समझ की आग बन सकती थी। मंत्री ने एक कागज उन्हें दिया। राजा ने निर्णय लिया है कि अब तुम दोनों को शाही चौकीदार के रूप में नियुक्त किया जाता है, लेकिन अगर किसी ने कुछ चुराया तो सबसे पहले शक तुम पर ही जाएगा। लप्पू ने पूछा, तो हमें पुरस्कृत किया गया या दंडित? मंत्री बोला, दोनों। क्योंकि मूर्खता जब तक मेहनत से नहीं टकराए तब तक केवल तमाशा है। चोरों की आंखों में नमी थी, शायद पसीने की, शायद पछतावे की, या शायद पहली बार असली समझदारी के छींटों की। धप्पू और लप्पू अब खुद को एक नई भूमिका में देख रहे थे, चोर नहीं बल्कि शाही चौकीदार। उन्होंने राजमहल के बाहरी द्वार पर डेरा जमा लिया था, सिर पर पगड़ी, कमर में लकड़ी की तलवार और एक नकली सीटी जो वे हर 10 मिनट में बिना वजह बजाते थे, ताकि लोग जानें कि चौकसी हो रही है। पहले पहल तो दोनों को बड़ा गर्व महसूस हुआ। धप्पू हर आने जाने वाले से कहता, हम अब कानून के रक्षक हैं। लप्पू पीछे से जोड़ता, और अगर जरूरत पड़ी तो हम पुराने अनुभव से चोरों को पकड़ भी सकते हैं। कभी कभी दोनों एक दूसरे की पीठ थपथपाते और कहते, अब हमें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। लेकिन मंत्री जानता था कि यह बदलाव सतही था। भीतर कहीं न कहीं वही पुरानी मूर्खता अभी भी सांस ले रही थी, बस एक मौके की तलाश में। और मंत्री, जो हर इंसान की सोच को पहचानने में माहिर था, वही मौका रचने जा रहा था। एक दिन उसने दरबार में घोषणा करवाई, राजकोष से संबंधित कुछ बहुमूल्य मूर्तियां महल के कोषागार से एक गुप्त कमरे में स्थानांतरित की जाएंगी। इसकी चौकसी की जिम्मेदारी हमारे दो नवनियुक्त चौकीदारों की होगी। चोरों को यह खबर ऐसे लगी जैसे किसी परी ने उन्हें आशीर्वाद दिया हो। ठप्पू बोला, देखा, हम पर कितना भरोसा है अब। लप्पू ने आंखें मटकाते हुए कहा, और अगर इस बार एक मूर्ति रह भी गई हाथ में तो कौन जानेगा। उधर मंत्री ने गुप्त रूप से एक नायाब योजना बनाई। उस रात जब मूर्तियां ट्रंक में रखी जा रही थीं, उनमें एक नकली सोने की मूर्ति भी रख दी गई, बेहद चमकदार, हल्की, लेकिन देखने में असली से भी ज्यादा आकर्षक। साथ में रख दिया एक चिट्ठा, जो इसे चुराएगा उसका असली चेहरा दुनिया देखेगी। रात आई। राजमहल में सन्नाटा था। दो मूर्ख चोर चौकीदार बनकर चहलकदमी कर रहे थे, पर उनका ध्यान मूर्तियों पर था, अपनी ड्यूटी पर नहीं। धप्पू बोला, भाई, वो छोटी वाली मूर्ति देखी? कितनी प्यारी है। ऐसे ही हमारे घर में शोपीस बन जाए तो क्या बात हो। लप्पू ने धीरे से कहा, कोई देख तो नहीं रहा। धप्पू बोला, अरे, अब हम खुद ही देख रहे हैं। और बस उसी पल उन्होंने उस हल्की नकली मूर्ति को धीरे से उठाया और टोकरी में छिपा लिया, यह सोचकर कि सुबह तक किसी को पता नहीं चलेगा, और फिर धीरे से वो इसे जंगल में छिपा देंगे। लेकिन वे नहीं जानते थे कि पूरी जगह में मंत्री ने एक जादुई आईना लगवा दिया था, एक विशेष उपकरण जो चोरी होते ही दीवार पर तस्वीर प्रकट कर देता था, चोर की हरकतों की। सुबह दरबार की दीवार पर पूरे राज्य ने देखा, दो मूर्ख चौकीदार आधी रात को मूर्ति चुराते हुए धीरे धीरे हंसते, आंख मारते और नकली चुप्पी साधे। राजा की आंखें फैल गईं, दरबारी ठहाका मारकर हंसने लगे, और मंत्री मुस्कुराया जैसे उसने एक पुराना नाटक फिर से मंचित कर दिया हो। दोनों चोरों को दरबार में लाया गया। उनके चेहरे शर्म और हैरानी में पिघल रहे थे। मंत्री बोला, बधाई हो, तुमने फिर साबित कर दिया कि मूर्खता केवल एक बीमारी नहीं, बल्कि कभी कभी तो यह कला होती है। राजा ने हंसते हुए पूछा, तो क्या सजा दी जाए कलाकारों को? मंत्री ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, इस बार कोई दंड नहीं, क्योंकि इनका अपमान नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपने ही मजाक में फंस गए हैं। ये सज्जा नहीं, सीख है, और इस राज्य में सीख हर दंड से बड़ी होती है। धप्पू और लप्पू की गर्दनें झुकी थीं, पर पहली बार वे हंस नहीं रहे थे। लप्पू बोला, हमें माफ करिए सरकार, अब समझ आया कि चौकीदारी सिर पर पगड़ी बांधने से नहीं होती, नियत सीधी होनी चाहिए। धप्पू धीरे से जोड़ा, हमने मूर्खता को मजाक समझा, पर वो तो हमारे ही खिलाफ हो गई। मंत्री ने उन्हें पास बुलाकर कहा, आज से तुम दरबार में रहोगे, लेकिन बतौर नाटककार। नाटककार? दोनों ने एक साथ पूछा। हाँ, मंत्री मुस्कुराया,
तुम्हारी हर हरकत राज्य में हास्य, व्यंग्य और शिक्षा बन चुकी है। अब तुम हर सप्ताह मूर्खता का रंगमंच प्रस्तुत करोगे, ताकि लोग हंसे भी और सीखें भी। तुम्हारा जीवन अब तमाशा नहीं, प्रेरणा है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। राज्य के लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। लेकिन इस बार हंसी में तिरस्कार नहीं था, प्रेम था, स्वीकृति थी। अब राजधानी में हर शनिवार को उत्सव सा माहौल होता था। दरबार का एक कोना रंगमंच में बदल जाता, जहां दो रंग बिरंगे पगड़ी पहने मूर्खों की वेशभूषा में धप्पू और लप्पू मंच पर आते और अपना नया नाटक पेश करते। चोरी का चक्कर, लालच की लॉटरी, खजाने की खुदाई, भूत और भाप की भूल जैसे मजेदार नामों से लोग हंसते, तालियां बजाते और फिर चुपचाप सोचते, ये मजाक नहीं, असल जिंदगी की तस्वीर है। मंत्री के चेहरे पर अब एक अलग सी शांति रहती थी। वह जानता था, जो काम सज्जा नहीं कर सकती, वो सीख कर सकती है। और मूर्खता को नष्ट करना नहीं, दिशा देना चाहिए। एक दिन राजा ने सार्वजनिक दरबार बुलाया। वहां राज्य भर की जनता जमा थी, किसान, व्यापारी, सैनिक, महिलाएं और बच्चे। राजा ने मंच पर चढ़कर कहा, हमारे राज्य में दो चोर थे, जो इतने मूर्ख थे कि चोरी भी ढंग से नहीं कर सकते थे। लेकिन आज वे ऐसे कलाकार हैं, जिनकी हर बात हमें हंसाती भी है और सिखाती भी। राजा ने आगे देखा। ढप्पू और लप्पू लज्जित पर संतुष्ट मुद्रा में खड़े थे। पर यह सब संभव हुआ हमारे चतुर मंत्री की वजह से, जिसने न तलवार से, न जेल से, बल्कि बुद्धि से काम लिया और दो चोरों को दो शिक्षकों में बदल दिया। लोगों ने खड़े होकर मंत्री की प्रशंसा की। तालियों की गूंज में धप्पू और लप्पू पहली बार मुस्कुराए। वो मुस्कान जिसमें कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ आभार था। उसी समय एक पुराना सैनिक आगे आया और बोला, महाराज, वह विचित्र कुआं आज भी जंगल में है, पर अब वहां जाना मुश्किल नहीं, क्योंकि ढप्पू और लप्पू ने उस कुएं की खुदाई पूरी की है। उन्होंने झाड़ झंखाड़ हटाया, पानी का रास्ता साफ किया और अब वहां गांव वालों के लिए जल की व्यवस्था हो गई है। राजा चकित रह गया। क्या यह सच है? मंत्री मुस्कुराया और बोला, हां महाराज, वे अब समझ चुके हैं कि सबसे बड़ा खजाना किसी जमीन के नीचे नहीं, बल्कि किसी के ऊपर की सोच में होता है। लोगों ने एक स्वर में कहा, जब दिमाग चले तो चोर भी कुआं साफ कर दें। धप्पू और लप्पू ने हाथ जोड़कर कहा, हमने बहुत बार मूर्खता की, पर अब समझ आया कि जो हर परिस्थिति में सोच सकता है, वही सच्चा समझदार है। हमें सोने की थैली कभी नहीं मिली, पर हमें वो मिला जो अनमोल है, सोचने की शक्ति। मंत्री ने दोनों के सिर पर हाथ रखा। अब तुम सिखाने वाले हो, अपने जैसे औरों को रास्ता दिखाना, और भूल मत करना, क्योंकि मूर्खता से भी बड़ा अपराध है सीख के बाद गलती दोहराना। उस दिन राजधानी के आसमान में सिर्फ उत्सव नहीं था, बल्कि बदलाव की हवा थी। एक कहानी ने हंसते हंसते ये साबित कर दिया था कि संकट में भी अगर होश बना रहे, तो सबसे मूर्ख समझे जाने वाले लोग भी इतिहास बदल सकते हैं। मूर्खता कोई शाप नहीं, बस एक रुकावट है, जो अगर सही हाथों में हो तो सीख में बदल जाती है। चोरी करने वाले हाथ जब मेहनत करने लगें और हंसने वाली बातें जब सीख बन जाए, तब समझिए कि समाज में सच में बदलाव आया है। संकट में भी होश न खोएं, बुद्धि से बड़ी कोई ताकत नहीं। और जो ये समझ ले, वो चाहे चोर हो या चौकीदार, समाज का रक्षक बन जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल पावर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।